नमस्कार। 3 साल मोदी सरकार के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय रेल की, जिसे भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। रोजाना तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा यात्री ट्रेन में सफ़र करते हैं। बीते कई सालों में भारतीय रेलवे की हालत और पिछले 3 वर्ष में मोदी सरकार के कामकाज पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु। प्रभु जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। 3 साल मोदी सरकार, 3 साल में भारतीय रेलवे की 3 बड़ी उपलब्धियां क्या रही? तो हमने सबसे पहले 16,500 किलोमीटर जहां जहां पर इस तरह के कंजेशन है वहां पर डबलिंग, ट्रिपलिंग, फोर्थ लाइन करने का सैंक्शन कर दिया। पिछले 70 साल में सिर्फ 20,000 से ऊपर थोड़ी सी हम लोगों ने सैंक्शन की थी लाइन। ये हमने 16,500 2.5 साल में सैंक्शन की। एक बात। दूसरी बात, हमारी जो रोलिंग स्टॉक है 40,000 आज ऐसे हमारे कोचेज है जो पूरी तरह से सेफ्टी के माध्यम से ठीक नहीं है। अंदर तो आप जानते हैं असुविधाएं हैं। हमने 40 से 40,000 कोचेज को रिवैम्प करने का निर्णय किया। तीसरी बात, सिर्फ 42% रेल का पूरा जो ट्रैफिक चलता है वो ट्रैफिक आज विद्युतीकरण से चलता है। हमने अगले 5 साल में पूरा का पूरा 85% तक लेके चलेंगे, डबल करेंगे। और साथ ही में जो भी मीटर गेज आज रेल में चल रही है देश में, उसको पूरे के पूरा मीटर गेज को ब्रॉडगेज में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ब्रॉडगेज कन्वर्ट हो जाएगी वो भी पूरा तरह से इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। यानी पूरी तरह से सिर्फ नारों को छोड़ के पूरी की पूरी लाइन इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगी अगले 5 सालों में। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि रेल को गति मिलेगी तो देश को प्रगति मिलेगी। मॉडर्नाइजेशन की बात करें, स्टेशंस की बात करें, तो इसके लिए इन 3 सालों में रेलवे में क्या नया आया है और आगे क्या योजना है इनको लेकर? एक तो हम लोगों ने पूरा रेल को डिजिटाइज करने का निर्णय किया। बहुत सारे पैमाने पे काम शुरू हो गया है। हम लोग पूरी रेल डिजिटल रेल बनाएंगे। उसमें काफ़ी काम है, जैसे कि आप कहेंगे सप्लाई चेन है, पेमेंट लोगों को करने के जो कुछ खरीदा जाता है तो उसका परचेस ऑर्डर से लास्ट तक पेमेंट तक पूरा का पूरा हमने डिजिटाइज करने के काम को शुरुआत कर दी। टिकट बुकिंग है, उसमें भी हमने डिजिटाइज किया। अगले महीने में आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा ऐप हम ला रहे हैं, जिसमें एक ऐप में रेल की जो भी सुविधाएं आप चाहते हैं वो आपको मिल पाएगी। ये उसके अलावा हम लोग एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, रेल को पूरी तरह से डिजिटाइज करने के काम की भी शुरुआत की। हम लोगों ने अच्छी मॉडर्नाइज करने के लिए अच्छी नई नई ट्रेन, जैसे कि पहले हमारी गतिमान एक्सप्रेस, अब गतिमान एक्सप्रेस में जो लोग सफ़र करते हैं वो कहते हैं कि ये हवाई जहाज जैसा अनुभव उनको मिलता है। उसी तरह से अंत्योदय एक्सप्रेस, आम आदमी के सफ़र के लिए अंत्योदय एक्सप्रेस की शुरुआत की। उसमें भी आप जनरल अनरिजर्व कोच में भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप एसी फर्स्ट क्लास में सफ़र करें, इतना अच्छा एहसास देने का काम उसमें हो रहा है। उसी तरह से दीनदयालु कोचिस, हमने कुछ कोचिस को लगाया आम आदमी की सुविधा के लिए। तेजस की नई ट्रेन, वो तो हवाई जहाज से भी अच्छे लोग कहते हैं जिन्होंने उसको देखा है। साथ ही में उदय करके एक ट्रेन और 2 महीने में चलेगी, जो रात को निकलेगी और अपने मौके पे सुबह तक पहुंच जाएगी। इस तरह के अलग अलग कदम हम लोगों ने उठाए हैं। और हम चाहते हैं कि जो स्टेशन डेवलपमेंट, हमने सूरत जल्दी चलेगा, हमारे जो गुजरात में गांधीनगर स्टेशन है उसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी ने 9 जनवरी को किया था। उस स्टेशन के ऊपर ही 5 स्टार होटल और अच्छी सुविधाएं जैसे कि एयरपोर्ट जैसी सुविधा आपको मिलेगी। उसी तरह से आनंद विहार है, बिजवासन हो, ऐसे भी स्टेशन पे पहला स्टेशन देश में भोपाल में हबीबगंज में, वो स्टेशन डेवलप करने के लिए डेवलपर को हैंडओवर किया गया इसी साल में। पहले एक प्रोजेक्ट करने के लिए ऐलान होने के बाद टेंडर निकलने को 2 साल लगते थे। हमने प्रक्रिया को 6 महीने तक कम कर दिया और भी करने की कोशिश करें। दिन में जो 3-4 किलोमीटर का काम चलता था उसको हमने लाकर अभी हम 11 किलोमीटर से ऊपर भी लाने की कोशिश, अब ज़्यादा भी बढ़ाएंगे। यानी जिस तरह से स्पीड काम में आनी चाहिए ताकि काम हो रहा है लेकिन उसका लोगों को लाभ जल्द से जल्द मिले, इसके लिए भी पूरी प्रक्रिया में भी हम लोगों ने पूरी तरह से संशोधन किया है। जिस तरह से पहले सभी टेंडर रेल मंत्री के पास आते थे, हमने रेल मंत्री के पास टेंडर आने की काम को बंद कर दिया। रेल बोर्ड तक नहीं आता है, वो जनरल मैनेजर इस जोन में ही उसका बाद में उसको स्वीकृत किया जाता है, उसकी जो निर्णय प्रक्रिया है वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये हमने इसलिए किया कि काम में तेजी आए, पारदर्शिता बढ़े। हमें चाहते हैं कि हमारे आम आदमी को भी इसका एहसास हो कि रेल में जो सुधार हो रहे हैं उसका लाभ आम आदमी को और हमारे देश की जो संस्कृति है, जो सही माने में लोग, मैं मानता हूँ हमारे देश के जो लोग हैं बहुत प्रामाणिक लोग हैं, वो चाहते हैं कि अच्छी तरह से काम चले।
उसकी तरह से मोदी जी का जो विचार है उसको अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। रेलवे का एक जो बड़ा बजट है वो बिजली खरीदने में खर्च होता है। कुछ दिनों पहले ये बात आई थी कि रेलवे अब स्वयं ही बिजली का उत्पादन करेगी 10,000 मेगावाट के आसपास। ये इसको सर ये कब तक पूरा हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट पूरा है क्या सर? ये बिल्कुल आपने सही बात पूछी है। रेल में सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो तो सैलरी और पेंशन के ऊपर, उसके बाद में जो दूसरा खर्चा होता है वो एनर्जी के बिल के ऊपर। तो जब मैं मंत्री बना उससे पहले मैं कुछ समय पहले अटल की सरकार में बिजली मंत्री भी था। तो जब हम बजट बना रहे थे पहला, तो हमारे साथियों ने यहाँ कहा कि 15% तो बढ़ाना पड़ेगा, हर साल हम बढ़ाते हैं क्योंकि बिजली का दाम तो बढ़ेगा। मैंने कहा ये तो स्थिति ऐसी नहीं है जो पहले थी, अब किसी भी हालत में बिजली का दाम कम करना चाहिए। तो उनको कन्विंस करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन हमने जिस तरह से हमने कहा था 4,000 करोड़ तक हम उसका सेविंग करेंगे, हमने करने में सफल रहे। अभी हमने उसका एक बहुत ही बड़ा एक प्लान बनाया है। हर चीज़ का एनर्जी ऑडिट कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी कर रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी ऑडिट के बाद जहाँ जहाँ संभव है कटौती करने का, बचत करने का, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। एलईडी लाइट्स सब जगह लगाए जाएंगे। 1,000 मेगावाट तक हम सोलर पावर निर्माण करेंगे, सौर ऊर्जा। साथ ही में हम लोग एक जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट लगा ले, 2 प्लांट लगा भी दिए। विंड एनर्जी लगा रहे, जैसलमेर में पहले प्लांट की शुरुआत भी हो गई। तो ये सब करने से हम समझते हैं कि कम से कम हमें अगले 10 साल में 41,000 करोड़ रुपए का सेव करने का हमने प्लान बना के उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया। अभी आपने ज़मीन की बात की, रेलवे की ज़मीन की बात की, तो रेलवे के पास जो ज़मीन है इस पर भूमाफियाओं का काफ़ी नज़र होता है, इस पर उनकी नज़र रहती है। तो इन ज़मीन का रेलवे किस तरीके से सदुपयोग करेगी अपने डेवलपमेंट के लिए? जो आज ज़मीन है उसको पूरी तरह से डिजिटाइज किया जाए ताकि हमें पता चले कि कौन सी ज़मीन है, कहाँ है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड अच्छी तरह से नहीं था। वो डिजिटाइजेशन का काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया। तीसरी बात, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा ज़मीन जो है, बहुत सारी ज़मीन जो दिखाई देती है वो जो रेल की पटरी के किनारे पे है, तो वहाँ पर 5 करोड़ पेड़ लगाने का भी हमने फैसला किया राज्य सरकारों के साथ में, क्योंकि उनके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। इसके लिए एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो दिल्ली में है उनके साथ में भी हम लोगों ने सहयोग का करार भी कर दिया। तो ये सब मिल के इसका लाभ ये होगा कि ज़मीन के ऊपर हो जाएगा। लेकिन जो ज़मीन है और उसका इस्तेमाल इस काम में नहीं होगा, उसको करने के लिए जैसे कि स्टेशन रिडेवलपमेंट है, इसके काम किया जाएगा। जहाँ जहाँ पर ज़मीन स्टेशन के पास है वहाँ पर वेयर हाउसिंग करने के लिए, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल करने के लिए भी हम लोग, उसके लिए भी हम लोगों ने नीति बनाई, जो काम उसमें भी हो सकता है। साथ ही में हम लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रहे हैं, और लॉजिस्टिक पार्क में भी इस ज़मीन का उपयोग होगा। रेल को लाभ ये होगा कि ज़मीन तो कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो जाएगा, उसके जो पैसा मिलेगा तो मिलेगा ही, लेकिन क्योंकि आपने स्टेशन के नज़दीक लॉजिस्टिक पार्क बनाए, क्योंकि आपने फ्रेट टर्मिनल स्टेशन के नज़दीक बनाए, उससे भी एक नया कार्गो रेलवे को मिलेगा जो रेल की आमदनी को बढ़ाएगा। यानी एक जगह तो ज़मीन का प्रॉब्लम जो था उसके ऊपर हमने कुछ काम कर लिया, लेकिन साथ में रेल की आमदनी भी बढ़ेगी। यानी दोनों तरफ से आपको उसका लाभ होगा। इसके लिए हमने इसके ऊपर काम करने की शुरुआत की है। रेलवे में इन्वेस्टमेंट एक बड़ा सवाल है, इन्वेस्टमेंट को कैसे पूरा करेंगे? पहले 40,000 करोड़ रुपए का बजट, 40-45,000 करोड़ से ऊपर बजट नहीं था। हमने पहले साल में ही 1 लाख करोड़ का किया, उसमें जब 94,000 करोड़ हमने सेव किया था। 1 लाख और एक टाइम तो 1,31,000 करोड़, तीनों की आप एग्रीगेट करेंगे तो 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट हमने बनाया। बजट से जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो हमको पैसा मिलता है, उससे अलावा हम लोगों ने एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से काफ़ी धन जमाने की में सफल रहे। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1.5 लाख करोड़ रुपया हमें दे रहा है, और उसका इंटरेस्ट भी इतना कम है और उसका रिपेमेंट भी 30 साल तक है। यानी बहुत ही अच्छी मात्रा में हमको मिला है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी मल्टीलैटरल एजेंसीज आज आके हमें पैसे देने के लिए तैयार है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, हम वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर जो ग्लोबल पेंशन फंड है, हमारे जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट फंड है, उनसे साथ में मिलकर बनाने के लिए भी काम की कोशिश करें। आज पैसा ये रेल के सामने इतनी चुनौती नहीं है जो पिछले सालों में थी। साथ ही में रेल की आमदनी बढ़ाने के लिए, ये तो एक सोर्स हो गया हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसके लिए भी हमने काफ़ी मूलगामी कदम उठाए। जैसे कि फ्रेट, जो 2/3 आमदनी रेल को वहाँ से मिलती है, तो उसमें हमने बड़ी मात्रा में सुधार किए, फ्रेट रिफॉर्म्स। उसका नतीजा ये हुआ कि रेल में लगातार हम देख रहे थे कि हमारा फ्रेट का शेयर नीचे नीचे जा रहा था। पिछले साल तो बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि इंपोर्ट्स डाउन थे, एक्सपोर्ट्स डाउन थे, कोर सेक्टर का ग्रोथ बहुत कम था। उसके बावजूद भी हमने पिछले 3 महीने में रेल के लिए सबसे ज़्यादा आमदनी में हम सफल रहे।
ये साल जो शुरू हुआ है अभी 1 अप्रैल से, अप्रैल महीने में भी हमारे पिछले साल की तुलना में भी उससे भी ज़्यादा हमारा आज में फ्रेट आया है। सर, रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आगे क्या कोई रोड मैप भी बनाया गया है? देखिए, एक तो ये जो अथॉरिटी है उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। रेल में पैसेंजर्स भी ट्रैवल करते हैं और फ्रेट वाले भी जाते हैं। तो बहुत समय से ऐसा चल रहा था कि फ्रेट से पैसा लेके वो पैसेंजर का सब्सिडाइज किया जाए। सोने की जो मुर्गी होती है, अंडा तो सोने का अंडा देने वाले, तो हमने सोचा कि शायद वो देते रहेगी सोने का अंडा, इसके लिए हमने ये करते रहे। और उसका नतीजा ये हुआ, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि फ्रेट का शेयर हमारा नीचे नीचे जाते गया। यानी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम ही चला जाएगा तो रेल कैसे चलेगी? पैसेंजर को क्या बेनिफिट मिलेगा? पैसेंजर भी उसमें बहुत ही कठिन समय में आ जाएंगे। तो इसको टालने के लिए हमने एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई है जो ये देखेगी कि किस तरह से फ्रेट और फेयर का किस तरह से एपोर्शन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये हम नहीं चाहते कि फ्रेट और फेयर डिसाइड करने के टाइम आप ये तय कर कि मेरा कॉस्ट ये है, इसके लिए मेरे को इतना मिलना चाहिए। आपकी कॉस्ट आई कहाँ से? आपने जो कॉस्ट जो कह रहे हैं वो आपका इनएफिशिएंसी की वजह से भी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो एफिशिएंसी के पैरामीटर के आधार पर ये हमारी कॉस्टिंग बने, इसके लिए भी अथॉरिटी काम करेगी। तीसरी बात, कौन सी अच्छी वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल आप करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसका भी ज्ञान लेकर अथॉरिटी रेलवे को डायरेक्शन करेगी। चौथी बात, जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, आपने सही पूछा कि निवेश कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से मिलेंगे? निवेश के बिना तो काम चलेगा नहीं। आज हम 41,000 करोड़ के आसपास कुछ धन हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से रेल को मिला है। यानी रेल को नहीं मिला, इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन ये जो काम हो रहा है उसके ऊपर भी निगरानी रखने के लिए, इसके ऊपर भी एक जस्ट हो, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट दोनों को अच्छी तरह से बैलेंस करना चाहिए। ये करने का काम ये भी अथॉरिटी करेगी। और इसीलिए मैं मानता हूँ ये काफ़ी मूलगामी स्वरूप का ये निर्णय है, उसको लेकर हम आगे चलेंगे। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़े। दम होना चाहिए भाई। एक फैसले पर काले धन वालों की नींद उड़ जावे और बेनामी संपत्ति वाले भी बेचैन हो उठे। इधर आप एक फैसला लें और उधर सरहद पार आतंकवादियों को मुंह की खानी पड़े। अरे भाई साहब, क्या ये टैक्स वो टैक्स, ना जी ना। अब एक देश एक टैक्स, जीएसटी। जितने पुराने उलझे मुद्दे उतने तेज और सुलझे फैसले, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतने कड़े फैसले। तभी तो साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। आप सबको सादर प्रणाम। 26 मई 2017 को भारत के माननीय राष्ट्रपति सामाजिक और कमजोर वर्गों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान करने वाले हैं। भारत सरकार ने अंबेडकर जी की जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, परिनिर्वाण भूमि और अंतिम संस्कार भूमि को पंचतीर्थ के रूप में घोषित किया है। अंबेडकर जी की जयंती को समरसता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अंबेडकर जी की याद में 125 रुपए और 10 रुपए का सिक्का जारी किया है। डाक टिकट भी जारी किया है। देश के 21 विश्वविद्यालयों में अंबेडकर पीठ की स्थापना की है और वित्तीय लेन देन में सूचिता बनाए रखने के लिए भीम ऐप की स्थापना की है और अनेक कार्य योजना बना करके अंबेडकर जी के सपने को साकार करने का प्रयास किया है। जैसे सूट टाइप, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्ची को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप
आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपए छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपए बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। कभी शांत बहे कभी रुद्र, पल पल एक नया चित्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 9.15 किलोमीटर लंबा असम और अरुणाचल की दूरी 165 किलोमीटर 5 घंटे से कम करता हुआ करोड़ों देशवासियों को समर्पित धोला सदिया सेतु, भारत का महासेतु। आज बड़े भैया छोटी लोन से बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। सोनू भाभी आज घर भी संभालती हैं और काम भी। गरीब का अब बैंक में रोज आना जाना है, एक एक पैसा सीधा हाथ में जो पाना है। इलाज का खर्चा अब प्रेशर नहीं बढ़ाता। हर गरीब के सर पर पक्की छत बन रही है। अब गरीब की जिंदगी सुरक्षित हो रही है। गरीब का बेटा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बना है। अभी तो साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। एक गेम चेंजर क्रिएट करता है पाथ ब्रेकिंग माइलस्टोन्स। GST सुगम व्यापार को दे नए आयाम। एक गेम चेंजर को होना चाहिए फास्ट। GST एक सरल और बेहतर टैक्स सिस्टम। गेम चेंजर वो है जो बदले आपकी तरफ दुनिया का नजरिया। GST बनाए अर्थव्यवस्था को व्यापार के अनुकूल। GST एक गेम चेंजिंग पहल। GST एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रभु जी, एक यात्रियों से संबंधित हमेशा से शिकायत रही है खान पान की। इसको लेकर न्यू कैटरिंग पॉलिसी लाया गया। आपको क्या लगता है न्यू कैटरिंग पॉलिसी यात्रियों की इस शिकायत को दूर करने में कितना कामगार होगा? देखिए, हमने जो शिकायतें आती है उसका काफ़ी अच्छी तरह से अध्ययन किया और हम इस निर्णय पर पहुंचे कि उसकी वजह है कि कुछ समय पहले सरकार ने जब नीति बनाई थी तो खान पान सेवा में खाना बनाने का काम भी और खान को वितरण करने का काम भी एक ही एजेंसी करती थी। आपने भी कभी टीवी पे देखा होगा, लोग कहते थे कि जिस तरह से खाना बनाया जाता है आप देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। ये बात पे मैं भी सहमत हूँ। इसलिए मैंने तय किया कि हम एक बेस किचन बनाएंगे और इस बेस किचन ऐसे डिस्टेंस पे बनी जाएगी कि हर 2 घंटे में ट्रेन जहाँ से गुजरती है आपको अच्छा फ्रेश खाना वहाँ से लेने का मौका मिलेगा। खाना बनाने का काम एक लोग करेंगे और वो पूरी तरह से मैकेनाइज किचन होगी। काम करने वाले लोगों का ह्यूमन टच भी नहीं लगेगा। बाल गिरना है आपको देखने खाने का भी अच्छा नहीं लगता है। ये सभी समस्या हल हो जाएगी और ये जो वितरण करने का काम है वो इस फील्ड में काम करने वाले जो लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं,
वही उसका काम करेंगे। दूसरी बात है कि ई कैटरिंग जो हम कर रहे हैं उसको हम 1 लाख मील पर डे तक ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हमने प्लान बनाया। इसका लाभ ये होगा कि आप यदि हल्दीराम का खाना खाना चाह रहे आप खाइए, कुछ दूसरे हमारे भाई है वो कहते नहीं हमको हल्दीराम नहीं चाहिए, हमको पंजाबी खाना ही खाना है, तो पंजाबी खाना खाइए। वो भी पंजाबी खाना मुझे सिर्फ शेरे पंजाब से ही खाना है, शेरे पंजाब से खाइए, कौन सा रेस्टोरेंट है उसको खाना आपको डिलीवर किया जाएगा। यानी खाने की समस्या सिर्फ रेल जो बनाएगी वो खाने को आपको हम फोर्स नहीं करेंगे। एक दूसरी बात। तीसरी बात, जो स्टॉल्स होते हैं, अभी ये तो खाना बन गया, स्टॉल्स होते हैं उसके ऊपर ही हमने तय किया कि डोमिसाइल लोकल होना चाहिए। यानी आज हमने देखा है उसका काफ़ी लोगों ने मिसयूज़ किया था, एक ही आदमी ने हर जगह पर स्टॉल लेके रखे थे। ये तो इस तरह का रेल का मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसी नीति होनी चाहिए। तो हमने कहा जहाँ आपको यदि हरियाणा में जिन में स्टॉल लेना है तो जिन का ही आदमी होना चाहिए, उसका डोमिसाइल उसके पास होना चाहिए, तो ही उसको मिलेगा। साथ में हमने 1/3 स्टॉल्स में एक आरक्षण किया है कि महिलाओं के लिए होना चाहिए, और साथ ही में वहाँ के जो शेड्यूल टाइप उनको मिलना चाहिए, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने पहली बार काफ़ी बढ़ोतरी देने के लिए कहा है कि उनको मिलना चाहिए। सर, स्वच्छता एक बड़ा सवाल है। स्वच्छता चाहे वो प्लेटफॉर्म का हो, स्टेशन का हो, बोगियों का हो, पटरियों का हो, इसको रेलवे कैसे दूर करेगी? देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में इसमें मैं नहीं कहूँगा सफलता, लेकिन काफ़ी उसमें सुधार हुआ है। जैसे कि हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखेंगे तो हमने जहाँ पर संभव है मैकेनाइज क्लीनिंग शुरू कर दिया, अलग अलग संस्थाओं को उसमें इस्तेमाल किया। मैं एक ही उदाहरण देता हूँ निरंकारी लोगों का। इन्होंने सब जगह जाकर हर महीने में आते 100 स्टेशन के ऊपर जाके क्लीनिंग करते। अलग अलग विद्यार्थियों को मैंने अपील की थी, कॉलेज के स्कूल के विद्यार्थी आते हैं, ये सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। उस स्टेशन की बात हुई। कोच में जो असुविधा होती है उसके लिए SMS करके आपको 15 मिनट में उसकी सुविधा मिल जाती है। 15 मिनट में क्लीन माई कोच करके आप SMS कीजिए, SMS करने के बाद आपको लोग आके मिलते और उसको क्लीन करके चले जाते। तीसरी बात, हमने अभी अलग जगह पर क्लीनिंग करने के लिए थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट दे, थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कर रहे। स्टेशन का भी हम लोगों ने इवैल्यूएशन करना शुरू कर दिया। साथ ही में हम लोगों ने अभी सिर्फ क्लीनिंग ही नहीं तो उसके ऊपर जाके ब्यूटिफिकेशन तक पहुंच गए। जैसे कि आपको सुन के आनंद होगा कि बहुत सारे स्टेशन के ऊपर सामाजिक संस्था ने आगे आके उसको पेंटिंग किया है, अच्छे बनाए। यानी क्लीनिंग एक बात हो गई, लेकिन क्लीनिंग की क्यों, अच्छा ब्यूटिफिकेशन भी होना चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए, तो उसके भी हम लोग लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल समस्या है, लेकिन उसको हल करने के लिए हम काम करें। साथ ही में हर दिन हम 2.5 लाख हमने शुरू किया, हमारी सरकार ने शुरू किया। 2.5 लाख लोग जब सफ़र करते हैं उनको टेलीफोन कॉल आ जाती, इंटरनेट बेस्ड कॉल आते। कुछ लोग लेते नहीं है क्योंकि लगता है कहाँ से फ़ोन आया, देश का ये पाकिस्तान का कहाँ से है, तो क्योंकि नंबर तो पता नहीं चलता, इसके लिए कुछ लेते। लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है नंबर, लेकिन हर रोज़ 1 लाख से 1.5 लाख लोग उसको आंसर करते हैं, उनका फीडबैक लिया जाता है। वो क्लीनलीनेस से भी संभव होता है, और भी जो भी सेवाएं रेल प्रदान करती है उसके ऊपर भी होता है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है। ट्विटर पे भी जो हमारे पास शिकायतें आती है, अलग सोशल मीडिया से भी शिकायत आती है, हर कंप्लेंट का एक डॉकेट बनाया जाता है। हर डॉकेट का पूरी तरह से, जहाँ से कंप्लेंट आई, हमको दिल्ली में मिली लेकिन कंप्लेंट होगी तमिलनाडु की, तो वहाँ के DRM को सूचित किया जाता है, DRM नीचे करेगा, और उसके ऊपर जब तक कार्रवाई खत्म नहीं होती है हम उसको बंद नहीं करते। मेडिकल इमरजेंसीज होती है, कुछ लोग शिकायत करते हैं, रोज हम मेडिकल कॉल अटेंड करें, रोज का रोज मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हमारे हैंडल के कितने लोगों का कॉल हमने अटेंड किया कल तक, रोज के रोज मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उसमें अभी तो हमने 0 टॉलरेंस रखा है, 15-20 मिनट के अंदर लोगों को एक हेल्प मिल जाती है। तो पहले कभी संभव ही नहीं था, कोई किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन इसी के ऊपर भी हमने काम करने की शुरुआत की है। सर, यात्रियों से संबंधित एक और सवाल है टिकट ऑन डिमांड का। ये रेलवे की ओर से कहा गया था कि इसे 2019 तक अचीव कर लिया जाएगा, इसको लेके क्या प्रोग्रेस है सर, क्या योजना है? देखिए, इसकी वजह आपको कारण यह है कि मांग ज़्यादा है, आपूर्ति कम है। आपूर्ति बढ़ाने के लिए जैसे मैंने कहा कि हम जो डबलिंग कर रहे, ट्रिपलिंग कर रहे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा हो जाएगा, हम एक ही कोच, एक ही ट्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा बोगीज भी लगा रहे। इस सभी का नतीजा ये होगा कि हमारी कैपेसिटी बड़ी मात्रा में 2020 तक हमने कहा है वो बढ़ेगी। 2021 तक हम ये चाहते हैं कि लोगों को ऑन डिमांड टिकट मिले, उसके लिए पूरा प्रावधान, उसका एक्शन प्लान बनाया गया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये काम जब तक पूरा होगा लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा। यात्री सुरक्षा से एक सवाल है। पिछले कई महीनों में कई ट्रेन बेपटरी हुई हैं, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर के रेलवे क्या ठोस कदम उठाने जा रही है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब भी कोई भी हादसा होता है तो सबसे दुख मुझे ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी
किसी के परिवार के लोगों को जान खोनी पड़े या किसी भी हादसे से उनको कुछ दुर्घटना का सामना करना पड़े। इसीलिए हमने एक सेफ्टी प्लान बनाया, पहले बनाया था। 1 लाख करोड़ रुपए का पहली बार देश के इतिहास में हम लोगों ने बजट में लेकर उसको अगले 5 साल में लगाएंगे। ट्रैक का रिन्यूअल, ट्रैक का मेंटेनेंस, कोचिंग, जैसे मैंने 40,000 कोचेस, जो डिरेलमेंट तो पूरे वर्ल्ड में होती है, अमेरिका में होती है, सब जगह होती है, वैसे हमारा सेफ्टी रिकॉर्ड पिछले 2 साल का आप देखेंगे तो लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट ही हुई है। लेकिन ये जो बीच में कुछ दुर्घटनाएं घटी थी उसमें कितना घातपात था, किसने क्या किया, उसके ऊपर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ उसको नहीं हो, इससे हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए पूरा कोचिंग का बना रहे, साथ ही में हम ऑटोमेटिक ट्रैक मेंटेनेंस के लिए भी मशीन ला रहे। जो ट्रैक का फेलियर होता है, क्रैक्स होते हैं, वो तो क्रैक होंगे ही क्योंकि वो तो नेचुरल है, लेकिन जो क्रैक बने जाएंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए, टाइमली डिटेक्ट करने के लिए भी एक मशीन हम ले रहे हैं। यानी पूरी मात्रा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, पैसे लगाते हुए हम इस मामले को सामना करने का कोशिश कर रहे हैं। जो सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें हम या जम्मू कश्मीर की, इन जगहों पर रेलवे के विस्तार की क्या योजना है आगे? देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट में देश के इतिहास में पहली बार हमने एक सिर्फ सिक्किम छोड़ के सभी कैपिटल को जोड़ दिया। जो मीटर गेज लाइन थी उसका पूरा का पूरा ब्रॉड गेज कन्वर्जन हो गया। नॉर्थ ईस्ट में पिछले मोदी सरकार आने के बाद 3 साल में जो निवेश हुआ है वो आप किसी भी 10 साल में भी कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा है। जम्मू एंड कश्मीर में एक अच्छा ब्रिज बन रहा है, वहाँ की सम्मानीय मुख्यमंत्री महबूबा जी ने भी मुझे बीच में फ़ोन करके कहा कि और चाहे हम 2 स्टेशन नया बनाने के भी काम में लगे हुए। यानी सीमावर्ती राज्यों में सबसे ज़्यादा ध्यान मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की ओर खुद ये हमेशा चाहते हैं कि हमारे सभी जो बच्चे देश में रहने वाले 125 करोड़ लोग तो उन्हीं के जिम्मेदारी है, लेकिन वो कहते हैं उसमें भी ज़्यादा सबकी तो मुझे ख्याल रखना ही है, लेकिन उससे यदि सबसे ज़्यादा ख्याल किसी का रखना है तो इन लोगों को रखना है, इसलिए उसके ऊपर उनका पूरा ध्यान है। उसका यही उदाहरण है कि हमने सबसे ज़्यादा निवेश कम समय में इतने वहाँ किया है। रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा माध्यम है, बावजूद इसके जो माल ढुलाई का काम होता है वो सड़कों से ज़्यादा होता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात की गई, उस पर काम भी चल रहा है। अभी क्या स्थिति है सर उनकी और कब तक इसे शुरू कर लिया जाएगा? हमने 2019 के एंड तक करेंगे। पिछले 6-7 साल में जितने टेंडर दिए थे उससे ज़्यादा टेंडर हमने सिर्फ 6-8 महीने में दे दिए। तो 2018 तक उसका पहला फेज़ पूरा करने की हम कोशिश करें, 2019 तक पूरा प्रोजेक्ट, लेकिन उसके पूरे पीछे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। काफ़ी डिले था, काफ़ी बैकलॉग था, लेकिन हमने 2.5 साल में उसको पूरी मात्रा में उसके ध्यान देकर काम करने की शुरुआत की है। और सर अंत में एक सवाल और, जो हाई स्पीड ट्रेन से जुड़ा हुआ है, अंत्योदय शुरू हो चुका, हमसफ़र शुरू हो चुका, गतिमान शुरू हो चुका, तेजस जल्द ही लाया जा रहा है। बुलेट ट्रेन को लेकर के आगे क्या योजना है अहमदाबाद मुंबई रूट के अलावा? देखिए, हमने स्पीड रेजिंग के लिए काफ़ी काम चल रहा है। 17,000 करोड़ रुपये लगाकर मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली टू कलकत्ता, ये जो मेन ट्रंक रूट्स है उसका स्पीड 200 किलोमीटर तक ले जाने के लिए हमने 17,000 करोड़ रुपये का लगाया। यही से यहाँ से दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक, चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर, इसको पूरा करने के लिए हर अलग अलग हम लोगों ने टैग ढूंढ के निकाले जहाँ का स्पीड रेजिंग का काम भी चल रहा है। बुलेट ट्रेन तो आएगी, लेकिन एवरेज स्पीड पूरे देश के नेटवर्क की बढ़ाने के लिए, जिसका लाभ आम आदमी को मिले, इसके लिए भी हम लोग काम करें। यानी पूरी मात्रा में देश के चलने वाले सभी नेटवर्क के ऊपर स्पीड बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। जैसे आपने सही कहा कि जो मोदी जी कहते हैं कि स्पीड भी होनी चाहिए, स्केल भी होना चाहिए, दोनों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने रेल मंत्री को सुना, मोदी सरकार भारतीय रेल का पूर्ण रूप से कायाकल्प करने जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भारतीय रेलवे में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।